हेलो स्टूडेंट्स। 13 सितंबर यानी कि लास्ट संडे को नीट का एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास के बच्चे अपीयर हुए हैं। ठीक है, इसमें एक फिजिक्स का सेगमेंट है। आज मैं आपके सामने इस फिजिक्स के सेगमेंट का एक कंप्लीट रिव्यू लेकर के आया हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ जैसे बाकी लोग दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग क्लास 11 से चैप्टर पढ़ना चालू करते हैं, मैंने उसी सीक्वेंस में सॉल्यूशन को रखा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 11th क्लास के सॉल्यूशंस की बात करेंगे और उसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चंस का लेवल भी बताऊंगा। राइट, तो सबसे पहले हम लोग पेपर की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग पेपर की बात करें तो इस पेपर का एनालिसिस क्यों जरूरी होता है, मैं पहले आपको ये बताता हूँ। इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बहुत बार हम लोग बच्चों को बहुत सारी बातें समझाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे उसको मानने को तैयार नहीं होते। आप टॉपिक वाइज स्टडी नहीं करिए, आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में आप सेगमेंट वाइज स्टडी करिए, हम लोग हमेशा समझाते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स, जब आप मैकेनिक्स पढ़ना शुरू करें, पूरी मैकेनिक्स एक साथ पढ़ें, तभी आपको कंप्लीट बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन के पेपर भी ई सेगमेंट्स पे डिसाइड होते हैं। दैट इज वाई वी ऑलवेज फोर्स यू, वी ऑलवेज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चीज को मानें। ठीक है, तो मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, थर्मल, एसएचएम एंड वेव्स, ये होता है क्लास 11 का पार्ट। और क्लास 12 के पार्ट में जो आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स। और जब एग्जामिनर्स पेपर बनाते हैं वो भी ऐसे ही चूज करते हैं, अच्छा यार इस सेगमेंट से आपको इतने क्वेश्चन डालने हैं सर। ठीक है, और ये देखो नॉर्मल पैटर्न फिर से रिपीट हुआ है नीट में। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैकेनिक्स से, मॉडर्न फिजिक्स से 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। ठीक है, हम भी हमेशा यही समझाते हैं, ये मेन सेगमेंट है, इनको अच्छे से तैयार करो। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आने, कई बच्चे बोलते हैं सर मैकेनिक्स टफ लगती है, हमें थर्मल इजी लगता है। अरे थर्मल इजी भी लगता है तो आप 5 ही बना पाओगे ना। हम रैंक की बात कर रहे हैं, कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम नॉर्मल सीबीएसई एग्जाम के पास होने की बात नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इसको करूँ। इसलिए हमेशा हम समझाते हैं आप मैकेनिक्स तो करो, थोड़ा टाइम लगेगा मैकेनिक्स से कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में, लेकिन एक बार ग्रास्प हो गए तो हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। 45 क्वेश्चन, फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, 45 क्वेश्चन होगा। अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो आप देखो क्लास 12 का 58% है और क्लास 11 का 42% है। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे, दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, हर साल ही होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग हमेशा ये समझाते हैं कि आप 50-50 के ब्रैकेट में तैयारी करो। राइट, अब बात ये आती है कि जो क्लास 11 क्लास 12 आया है, इसका कैसा स्टैंडर्ड है, कैसा पेपर है। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं, वो बात मैं क्वेश्चन के साथ ही करूंगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर से मैं अगेन आपको समझा दूं, जब भी आप पढ़ो, जैसे सेगमेंट हमने डिवाइड किए आप भी ऐसे ही सेगमेंट पे पढ़ाई करो, देन ओनली द मोस्ट बेनिफिशियल स्टडी यू कैन डू। राइट, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, 11th पार्ट का पहले चैप्टर से हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर निकालना। 9.99 बेसिक पढ़ा हुआ है आपने, इसमें कुछ मेरे को बताने की जरूरत नहीं, कोई थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये 9 है, 5 से ग्रेटर नंबर है, अगला नंबर भी आपका जो है। ठीक है, आपको पता ही है इसको हमें कैसे करना है। ठीक है, तो आप इसको अगर करके देखोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 9.98 की ही मिलेगी। सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने ऐड किया ना, ये हमने ऐड किया। ठीक है, आप इसे सब्ट्रैक्ट करो ना, आपको क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना दिया है। ठीक है, तो पॉइंट पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0099, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 0 लेकर के जाओगे ना। ठीक है, 1089, ठीक है, एंड 9, ये आपका आंसर आएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आपको दिख रहा है सिग्निफिकेंट फिगर साथ में। ठीक है, आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं होगा। ठीक है, आप राउंडिंग ऑफ भी तो करोगे, राउंडिंग ऑफ इज अ बेसिक प्रोसीजर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो 9.98 विल बी माय आंसर, द मोस्ट सुटेबल आंसर। राइट, बिल्कुल दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐड करते तो क्या होता, मैंने आपको दोनों ही चीजें यहाँ करके दिखाई, सॉरी यहाँ 98 लिख दिया गलती से। अगर आप ऐड करते तो क्या होता है, ये 99 होता। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 98 हो रहा है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिक रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आपको दिया हुआ है, 50 डिवीजन स्क्रू गेज में है। आपसे पूछ रहा है कि इसकी पिच क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू डिविजन्स। ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला आपको पता है। अगर नहीं पता, वैसे बहुत से लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो भी
ये आपका 0.5 mm आ गया। 0.5 mm मतलब ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर नहीं पता, ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो भी आप इसे निकाल सकते हो। अरे स्क्रू गेज को याद रखो, एक उसमें आपका सर्कुलर स्केल होती है ना, इस तरीके से आपकी एक सर्कुलर स्केल होती है और एक यहाँ मेन स्केल होती है। आप इसे रोटेट करते हो सर्कुलर स्केल को, तो ये आपका जो होता है ये मेन स्केल के ऊपर ट्रेवल करके जाती है, ठीक है, सर्कुलर स्केल। इसमें 50 डिविजन्स हैं, इसमें 50 डिविजन्स हैं। और पिच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्केल पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो देखो पिच मतलब एक कंप्लीट राउंड के बाद जितना डिस्टेंस उसने हॉरिजॉन्टल स्केल पे ट्रेवल किया, एक कंप्लीट राउंड, एक एक चूड़ी अब जब हम उसको सरकाते हैं, ठीक है, तो उसमें 0.0 लिस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना भाई, मिनिमम 0 पे स्केल सेट है, मिनिमम 0.01 mm वो मेजर कर सकता है एक चूड़ी सरकाने। तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल 50 चूड़ी सरकाओ कितना डिस्टेंस मेजर करेगा, वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। तो आप इसे कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो, ठीक है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं जब भी आप फिजिक्स पढ़ो थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, थोड़ा कॉन्सेप्ट को आप देखो। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो फिजिक्स हमेशा आसान लगेगी, ठीक है। और अगर आप सीधे फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कई बार आपको फंसाया जा सकता है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको मेन क्वेश्चन यहाँ से चल, देखो डायमेंशन का क्वेश्चन, डायमेंशन का क्वेश्चन है स्ट्रेस, ठीक है। इससे आसान क्या हो सकता है, मतलब पिछले जो 3 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं हर क्वेश्चन 5 सेकंड का है, ठीक है। तीनों ही हमारे हिसाब से ये तीनों इजी कैटेगरी में आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। स्ट्रेस, स्ट्रेस आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स मतलब M L T - 2, ठीक है, अपॉन एरिया मतलब L स्क्वायर। हमेशा बेसिक डायमेंशन आप कुछ याद करके रखो ताकि आपको ये टाइम भी खर्चा ना हो। तो ये M L - 1 T - 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हैं ये वर्बल क्वेश्चन है, आप सीधे दिमाग में इनको इतनी चीजें आप दिमाग में कर सकते हो, ठीक है। और ये जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम इसे प्रैक्टिस करवाते हैं क्लासेस में, वर्बली सॉल्व करना हम सिखाते हैं क्वेश्चन, राइट। अभी हम लोग नई नीट की बैच चालू कर रहे हैं, फिजिक्स आप पढ़ के देखो, आप थोड़े दिन आपको डेफिनेटली वो चीज मिलेगी जो आपको दूसरी जगह आज तक नहीं मिली होगी, दैट आई कैन चैलेंज, ठीक है। हम आपको बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, राइट। इसी सेगमेंट में आगे चलते हैं। देखो मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा है वैसे ही आप पेपर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब ये देखो ये काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विदम, मतलब ऊपर से आपने इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है और डेफिनेटली नीचे की तरफ आती आती इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये 80 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, ग्राउंड के नियर बाय आते आते। अब आपको बताना है भैया ये हाइट कितनी है। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ इस ऐसे क्वेश्चंस को, भाई जब यहाँ पे था इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जब इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर दी तो काइनेटिक में बदल गया, ये कंजर्वेटिव सिस्टम है, ठीक है। काइनेमेटिक्स के आधे प्रॉब्लम वर्क पर एनर्जी से सॉल्व हो जाते हैं हमारे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल टू mgh। m कैंसिल करो, यहाँ वैल्यू रखो, 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, जी भी इधर आ जाएगा ना नीचे, तो h, ठीक है। ऐसे सॉल्व करोगे 6400 माइनस 400 अपॉन 20, ये आपका आएगा 300 मीटर, राइट। इसे हम मॉडरेट लेवल बोलेंगे आपके लिए, ठीक है, ये मॉडरेट लेवल है। लेकिन मैं आपको फ्रेंकली एक चीज बताऊं, ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये इजीएस्ट लेवल है, इजी भी नहीं, इजीएस्ट, ठीक है। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता फिजिक्स में, राइट। तो हमेशा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कितने लोग इस चीज में क्लियर हैं, बट हम जब क्लासेस करेंगे, ठीक है, तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सीखने से आपके वर्क और एनर्जी के सारे ही प्रॉब्लम उसी लेवल पे बन जाते हैं। तो हम आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस करवाएंगे। 20 तारीख से भी हम लोग अपनी क्लासेस चालू कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको ज्वाइन करो, ये रिव्यू देखो, एनालिसिस देखो, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत सारे शॉर्टकट्स में आपको इसमें बताने वाले हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, अगले पार्ट पे, अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम लगा के हमें बनाना होता है, फ्री बॉडी डायग्राम लगा के बनाना होता है, लेकिन कुछ बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम के रिजल्ट हमें याद हो जाने चाहिए। और याद करने नहीं पड़ते, बैठ के उसको रटना नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते करते हो जाता है। मैंने यही बोला, वर्बल प्रैक्टिस हम कराते हैं, जब हम वर्बल प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, m2 माइनस m1, 6 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू जी,
यानी 2/10g यानी कि g/5 अगेन। ठीक है, जब हम लोग क्लासरूम में ये क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे थे अपने 12th के स्टूडेंट्स के साथ में, दे सॉल्व इट वर्बली, उन्होंने इसको वर्बली सॉल्व किया। तो दिस इज द स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपको वहां पे जाना पड़ेगा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, तो आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, यू नो वेरी वेल, राइट। आप वहां पे एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करने का इतना टाइम नहीं है। वी हैव टू इंक्रीज अवर स्पीड। स्पीड इंक्रीज करने के तरीके हैं। ये रिजल्ट कहाँ से आया? बिल्कुल फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करके ही आया, बट इतना टाइम आपके पास वहां अवेलेबल नहीं होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास, देखो आपको बोल रहा है एक 5 kg है, ठीक है, एक 10 kg है, राइट। इसका सेंटर ऑफ मास वर्बल है, जो हम पढ़ाते हैं शॉर्टकट तरीके से वर्बल है भाई। जिसके जिस मास के पास से आपको डिस्टेंस निकालना है उसको ओरिजिन ले लो ना। मुझे नहीं पता आपने कैसे पढ़ा है, बट जब हम पढ़ाते हैं तो हम 2 बॉडी सिस्टम, 3 बॉडी सिस्टम, 4 बॉडी सिस्टम, सेंटर ऑफ मास समझाते हैं बच्चों को कैसे निकालते हैं। 2 बॉडी का कैसे निकालते हैं, 3 बॉडी का कैसे निकालते हैं, ठीक है, आउटसाइड द प्लेन कैसे निकालते हैं, इनसाइड द प्लेन कैसे निकालते हैं। तो ये चीजें होती हैं। आपने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। एकदम फॉर्मूले से हमें नहीं चलना, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, हमें टाइम बचाना है। इसलिए कुछ बेसिक शॉर्टकट रूल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कहाँ क्या बताया मैंने? फिंगर टिप, जिसके साथ में निकालना है उसे ओरिजिन पे रखो, दूसरे से डिस्टेंस ले लो। फुल डिस्टेंस 10 इंटू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर कर लो, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में अपना आंसर है। डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस 15, हो गया आंसर। वर्बल है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। वैसे भी आप देखो तो इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे, ये आपका 67 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आएगा, 66.66। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, राइट। टॉर्क निकालना है आपको, ठीक है, टॉर्क निकालना है। क्या होता है टॉर्क? फॉर्मूला बेस्ड वर्बल क्वेश्चन। आर क्रॉस एफ, आर की वैल्यू दिया हुआ है 2k, एफ की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3j, ठीक है, 3 2 6, आई जे के। सर्कुलर रूल याद रखना, एरो के अपोजिट जाओगे तो माइनस आएगा। क्या आ रहा है? के क्रॉस जे, एरो के अपोजिट जा रहे हो मतलब माइनस आई, तो कितना हो जाएगा? -6i। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन। इसको मैं डिस्कस करके इसका कोई डिफिकल्टी लेवल में आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। आपको भी समझ में आ रहा है कि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन क्या डिफिकल्टी लेवल आप डिस्कस करोगे। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, अगले की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग मॉडरेट लेवल बोलेंगे, ठीक है तो ये भी इजी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वेट आपका होता क्या है? वेट होता है mg, और g आपकी वैल्यू क्या होती है? ठीक है, Gm/m/r², यानी अर्थ और आपके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वही आपका वेट होता है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है आपको 72, कहाँ पे? सरफेस ऑफ अर्थ पे। और जब आप ऊपर जा रहे हो, कितना ऊपर जा रहे हो? इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। तब क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा Gmm/r प्लस r/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। अर्थ के सेंटर से लेते हैं ना डिस्टेंस, हमें यहाँ से लेते हैं, आप ऊपर चले गए r/2, तो ये पहले से r था, r प्लस r/2। एक वेट आपने यहाँ निकाला पोजीशन 1 पे, एक बी पे निकाला। ठीक है, ये बी वाला है, ये ए वाला है। अब इन दोनों को डिवाइड करके कर दो तो क्या हो जाएगा? x/72 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस r/2 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 4/9। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 32 न्यूटन। यहाँ से सॉल्व करके, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन हम इसकी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं किया हुआ पहले कभी, ठीक है, तो फिर वहां पे तुरंत क्लिक करना मुश्किल है। कई बार ये वेट वर्ड भी आपको कंफ्यूज कर देता है, राइट। फोर्स ना बोल के उसने वेट वर्ड यूज किया क्वेश्चन में, बट स्टिल आई कैन से, अगर आपने प्रैक्टिस करी है, अगर आप हमारे साथ पढ़ोगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम फॉर्मुला बेस्ड इजी क्वेश्चन है। यंग मॉडुलस आपको निकालना है। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, देखो ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, और आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ दिया हुआ है। मास m जो है सस्पेंडेड है, फ्री एंड से है, मतलब ये आपका कोई वायर है, इसकी लेंथ आपकी l है, राइट। और यहाँ पे आपने मास m लटकाया, जब लटकाया तो ये लेंथ बढ़ के इस तरीके से ये लेंथ बढ़ गई, जैसी मास m लटकाया ये L1 हो गई। ठीक है, तो क्या होता है? यंग मॉडुलस FL/A × L। F मतलब फोर्स, फोर्स कितना लगेगा, किसके कारण जा रहा है ये, ठीक है,
mg के कारण नीचे जा रहा है। एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल ही थी। ए मतलब ए है, और स्मॉल एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हो गया भाई, नई लेंथ माइनस पुरानी लेंथ। ठीक है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको डिस्कशन। अब देखो हम मैकेनिक्स के सेगमेंट से आगे आ चुके हैं, हम अपने अगले सेगमेंट 11th का अगला सेगमेंट हमने क्या पढ़ा था जब हम बुक 2 चालू करते थे एनसीईआरटी की, हम पढ़ते थे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्लूइड से है, कैपिलरी ट्यूब से है। ये क्वेश्चन अगेन मैं मॉडरेट लेवल पे बोलूंगा। इसमें देखो फॉर्मूला डायरेक्ट ढूंढोगे हर जगह तो आपको परेशानी हो, कई जगह कॉन्सेप्ट ज्यादा फास्ट काम करते हैं फॉर्मूले से। देखो कैपिलरी का जब हम डेरिवेशन करते थे, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं है, लेकिन जब हम कैपिलरी का डेरिवेशन करते हैं तो हम क्या सिखाते हैं हमेशा, भाई कैपिलरी के अंदर जो आपका पानी भर रहा है, जो लिक्विड भर रहा है, का जो वेट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, सरफेस टेंशन बैलेंस कर रहा है। जब हम कैपिलरी राइज के लिए डेरिवेशन करते हैं, यहीं से करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि दिस वेट इज बीइंग, ठीक है, ये जो हम जो वेट निकाल रहे हैं, ठीक है, weight of fluid is equal to surface tension force। और weight of fluid is equal to surface tension force का मतलब क्या होगा, surface tension into length। length कितना होगा यहाँ पे 2 पाई r के बराबर, पूरे सर्कमफ्रेंस पे लगेगा उसमें। अब ये कांस्टेंट है किसी मटेरियल के लिए, 2 पाई कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं ना वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, अगर इतने लेवल पे आप कॉन्सेप्ट सोच पाते हो आप, तो आपके लिए क्वेश्चन वर्बल है कि भैया वेट मेरा आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आर को मैं डबल कर रहा हूँ मेरा वेट भी डबल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर रिलेशन है। ठीक है, लीनियर रिलेशन, ये सब वर्ड भी बायो वालों के लिए कई बार भारी पड़ते हैं, लीनियर रिलेशन। ठीक है, आप क्लासेस में आइए, मैं आपको एग्जैक्टली ये चीजें समझाऊंगा। ठीक है, हम 4 महीने 5 महीने का कोर्स होता है कंप्लीट फिजिक्स का, 5 महीने के अंदर आप बिल्कुल बैलेंस्ड एकदम लेवल पे आ जाते हैं, और उसके बाद आप पूरे 45 क्वेश्चन हम गारंटी देते हैं, पूरे 45 क्वेश्चन आपके अपने होते हैं। ठीक है, 180 नंबर फिजिक्स के आपके कहीं नहीं होते। तो यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सोच लिया तो क्वेश्चन 10 सेकंड का आपके लिए, इसलिए लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल देते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले से इसको ट्राई करने जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूज करें। ठीक है, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल खत्म होकर थर्मल का सेगमेंट चालू हो गया। अब हीट के बारे में हम बात करेंगे। हीट के बारे में बात कर रहे हैं, देखो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर। भैया सॉलिड का हीट बढ़ाना है तो क्या होता है, एम सी डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट। कॉपर का स्पेसिफिक हीट सेम रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा, तो हम बोल सकते हैं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का 1 के दिया हुआ है, 1 केल्विन दिया हुआ है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, अब M क्या होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। Q इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 r क्यूब। तो मैं ये 4/3 पाई भी कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2 का होल। सिंपल, R1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.5 R2 डिवाइडेड बाय R2 का होल क्यूब। तो यहाँ से देखो 1.5 मतलब 15/10। ठीक है, 15/10 मतलब 3/2, तो 3/2 का होल क्यूब यानी 27/8। अगेन देखो हम लोग कॉन्सेप्चुअली चलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, हम रिलेशन को पहले समझ रहे हैं और उसको कॉन्सेप्चुअली हम सॉल्व करते जा रहे हैं, एक हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, और ऐसे कंक्लूजन निकालना हम आपको क्लास में सिखाते हैं क्वेश्चन के साथ में, कि इस क्वेश्चन में हम कैसे ट्राई करें, इसको कैसे अटेम्प्ट करें। After taking classes for 5 months, you will be the champion of physics. That much I can say. Now let us go to the next question. अगला क्वेश्चन आपको बोलता है, ये गैसेस का क्वेश्चन है। ठीक है, गैसेस में आपको सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको डेंसिटी पूछ रहा है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो पीवी इज इक्वल टू एन। एन को आप लिख सकते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी, तो इसको लिख सकते हो P इंटू मॉलिकुलर मास स्मॉल m बाई वी आर टी। ये क्या है आपका, यही तो डेंसिटी है, तो पी एम बाई आर टी आपका डेंसिटी हो गया। P की वैल्यू आपको दिया हुआ है 249 इंटू 10⁻3, मास हाइड्रोजन का 2, R की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 300। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.2 kg पर मीटर क्यूब, मैंने करके दिखा हुआ। ठीक है,
बहुत इजी क्वेश्चन, अगेन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये सारी चीजें आपको वैसे भी जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी वैसे शायद आपने भी पढ़ रखी है, जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग अलग अलग 3-4 वेरिएशन इस फॉर्मूले के हम निकालते हैं, उसमें से एक वेरिएशन हमारा ये भी होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उसको बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, अगर आपने इस लेवल तक नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली फिर आपने कॉम्पिटिशन के लिए शायद ढंग से प्रिपेयर नहीं किया। ठीक है, ओके, अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखो, द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनो गैस। मोनो एटॉमिक गैस, अरे थर्मल एनर्जी हमेशा ध्यान रखो बेटा क्या होती है, CV इंटू R इंटू टी। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा CV डेल्टा टी, CV डेल्टा टी। ठीक है, तो ये 3/2R हो गया। ठीक है, 3/2RT होता है, ये मोनो एटॉमिक की एनर्जी होती है गैस की। गैस की एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये आप आर बता रहे हो, केबी कैसे आया? आप, ये मॉलिक्यूल और मोल्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग पर मॉलिक्यूल लेवल पे निकाल रहे हैं तो उस समय हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करते हैं, क्योंकि उसको हम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको हम क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाएंगे कैसे होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3/2 KB इंटू टी। एकदम सिंपल है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं था, इसमें तो आपको सीधे फॉर्मूला ही बताना था, तो फॉर्मूला ही बताना था आपको, फॉर्मूला आपके सामने है। अब ये लोगों को रटा हुआ था, ये क्वेश्चन देख के टिक मारने का जितना टाइम गैप होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड या 5 सेकंड, उतना ही इसमें टाइम लगेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर मुश्किल से 5 सेकंड में आएगा। आप देखो, 2 सिलेंडर A एंड B ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक। ठीक है, इनको हमने स्टॉप कॉक से 2 सिलेंडर को जोड़ दिया, राइट। ए कंटेन्स आइडियल गैस, यहाँ पे आइडियल गैस है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अपने STP पे हमने रख दिया इसको, राइट। बी बिल्कुल खाली पड़ी है। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, बाहर से कुछ नहीं आ सकता। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, इसको हमने खोल दिया, इसको हमने खोल दिया। यहाँ बिल्कुल प्रेशर नहीं है, यहाँ पूरा फुल प्रेशर है, तो होगा क्या, यहाँ से यहाँ गैस का ट्रांसफर होगा और बाहर से थर्मली इंसुलेटेड है, तो दिस सिस्टम विल बी एडियाबैटिक सिस्टम। वैसे भी ध्यान रखना, ये सडनली वर्ड वगैरह कभी क्वेश्चन में मिले, ये सिस्टम हमेशा एडियाबैटिक ही होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम कैसा है आपका, एडियाबैटिक सिस्टम है। ठीक है, तो ये सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने इसको सही लगाया होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन है। ठीक है, मीन फ्री पाथ में डेफिनेटली इस वीडियो में आपको मीन फ्री पाथ बहुत डिटेल में नहीं समझा सकता, इट्स अ डिटेल्ड डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन हमेशा मीन फ्री पाथ में हमने ये देखा है, ऑलमोस्ट नीट में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन में, और हर बार आपसे यही पूछा जाता है कि आपको उसका मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला बताना है, और मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है ये डी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये कैसे आता है, क्या आता है, ठीक है, इसके लिए जब हम डिटेल क्लासेस में बैठेंगे तो हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इसको हम याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, इतना मुझे याद रखने की जरूरत नहीं होती, इसका एक छोटा सा शॉर्टकट टेक्निक होता है, लेकिन वो मैं आपको क्लासेस में बताऊँ, राइट। तो इससे आपको मीन फ्री पाथ का हमेशा, हर बार हमेशा आपसे फॉर्मूला ही पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इजी है, ये भी आपको रटा हुआ रहता है यूजुअली कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है -a ओमेगा साइन ओमेगा t, और इसे आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, दिस इज -a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में यहाँ cos ओमेगा t है, एक्सेलरेशन में भी cos ओमेगा t है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस सीधे आ जाता है पाई में। ठीक है, 180 डिग्री अपार्ट होते हैं डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो एकदम 180 डिग्री अपार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन का टाइम लोग करते हैं इन चीज़ों को, इसका पूरा हम ग्राफ भी बना के सीखते हैं SHM का, तो हम इसे ग्राफ भी आपको समझाते हैं, राइट। लेकिन इससे आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी मैक्सिमम ईजीएस्ट क्वेश्चन है, सबको याद ही रहा होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बीट फ्रिक्वेंसी बहुत इजी क्वेश्चन है, दो स्ट्रिंग A एंड B। ठीक है, अब हम लोग सपोज करो A की फ्रिक्वेंसी लेते हैं f1, B की फ्रिक्वेंसी लेते हैं f2।
एंड फ्रीक्वेंसी जो है इसमें बी को चेंज कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/μ होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। अब F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 6, पहली बीट फ्रीक्वेंसी आपको 6 हर्ट्ज दी हुई है, ठीक है। तो इसको देखोगे, अगर ए को आप 530 रखते हो माइनस F2 इज इक्वल टू 6, तो F2 की वैल्यू आ गई 524। आप पूछोगे सर हम F2 माइनस F1 क्यों नहीं रखा हमने, तो ये भी आप रख सकते हो। देखो F2 माइनस F1 अगर हम रखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी F2 माइनस 530 इज इक्वल टू 6, मतलब F2 की वैल्यू 536। ये दोनों हो सकती है, लेकिन इसमें एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, इसके लिए उसने सेकंड केस दिया है कि बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज। कब इंक्रीज हो रही है बीट फ्रीक्वेंसी आपकी 7 हर्ट्ज पे, कब चीज हो रही है बीट फ्रीक्वेंसी आपकी 7 हर्ट्ज पे, व्हेन द टेंशन इन बी इज डिक्रीज। अरे भाई आपने अगर बी पर टेंशन डिक्रीज किया, F2 की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर आपने टेंशन को डिक्रीज किया तो टेंशन को डिक्रीज करने के कारण क्या हुआ, आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी तो डिक्रीज होगी ना। अब इस केस में देखो, अगर आप F2 को डिक्रीज करोगे, F1 कांस्टेंट है तो ये वैल्यू 6 से कम होगी। इस केस में अगर आप F2 को डिक्रीज करोगे, F1 कांस्टेंट है तो ये वैल्यू 6 से ज़्यादा होगी, हमको 7 हर्ट्ज दे रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू मेरी करेक्ट वैल्यू है दोनों केसेस के हिसाब से। तो आंसर कितना होना चाहिए आपका 524 हर्ट्ज होना चाहिए। तो दिस वाज द टोटल क्वेश्चंस, ठीक है, दिस वाज द टोटल क्वेश्चन जो आपके क्लास 11th के सिलेबस से नीट के एग्जाम में 13 तारीख को पूछे गए थे, जिसका मैंने डिटेल सॉल्यूशन बताया और आपको मैंने टॉपिक वाइज एनालिसिस भी आपको दी। अगली वीडियो में आपके लिए एक सेकेंड, अगली वीडियो में हम आपके लिए और भी चीज़ें लेकर के आएंगे। इस वीडियो को अभी हम आपको भेज रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो के माध्यम से ये वीडियो आपके पास में जाएगा। इस वीडियो में इसके नीचे आपके उसमें हमारा पूरा एड्रेस और हमारे फ़ोन नंबर हम लोग डिस्प्ले करेंगे, अभी आप उसमें हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप हमसे टॉपिक की बात कर सकते हैं, आपको जो टॉपिक नहीं आते वो पूछ सकते हैं, और अब बहुत जल्दी हम लोग बहुत सारे टॉपिक के छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट करेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि नीट के लिए एक्चुअली में प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू।